तो पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट मेथड से एक्स वाई जेड निकाल लेना। बताया गया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो एक तो क्लास 10 मेथड के अनुसार सोल्व कर लेते थे, एक और बताया गया कि आप क्रेमर्स रूल यानी डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करके एक्स वाई जेड निकाल लें। अगर फार्मूला से तुलना करें तो 3 इक्वेशन ऐसा हो, 3 इक्वेशंस दिया हुआ हो, एक्स टर्म वाई टर्म जेड टर्म कांस्टेंट टर्म, एक्स टर्म वाई टर्म जेड टर्म कांस्टेंट टर्म, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो क्रेमर रूल के अनुसार x निकालने का फार्मूला डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y के लिए डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z के लिए डेल्टा 3 बाई डेल्टा, जिसमें डेल्टा जो 4 तरह का आया है बताया गया था कि x का डेल्टा होता है डेल्टा 1, x के लिए, y के लिए डेल्टा 2 के नाम से, z के लिए डेल्टा 3 के नाम से, और कांस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट का नाम डेल्टा होता है। 4 टर्म, x टर्म के लिए डेल्टा 1, y टर्म के लिए डेल्टा 2, z टर्म के लिए डेल्टा 3, कांस्टेंट टर्म के लिए डेल्टा। तो ये डेल्टा चारों ही डिटर्मिनेंट है। कैसे याद रखेंगे उसके लिए बताया गया था कि डेल्टा लिखेंगे अगर तो उसमें खुद d1 d2 d3 गायब रहेगा। ये गायब रहेगा डेल्टा लिखते समय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर डेल्टा 1 लिखेंगे x वाला तो x का कोफिशिएंट a1 a2 a3 गायब रहेगा। a1 a2 a3 के जगह जो गायब होगा उनके जगह d1 d2 d3 दिया गया, तो d1 d2 d3 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम उतार दिए, थर्ड कॉलम उतार दिए। अगर डेल्टा 2 जो कि y वाला है तो y वाले में y का कोफिशिएंट b1 b2 b3 नहीं आएगा, इनके जगह पर कौन आ जाएगा d1 d2 d3। तो तब डेल्टा 2 में हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ये ना हो के b1 b2 b3 के स्थान पर d1 d2 d3, थर्ड कॉलम हो गया c1 c2 c3। सिमिलरली डेल्टा 3 अगर लिखे जेड वाला तो उसमें जेड का कोफिशिएंट गायब होगा, ये गायब होगा तो डी आ जाएगा। तो हो गया फर्स्ट कॉलम ये, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम इनके बदले ये वाला। जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए कहा गया था कि बना लेंगे, तो आप बनाए होंगे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन देख के पहले चारों डेल्टा निकाल लिया जाता था, और चारों डेल्टा का जब वैल्यू आ जाए, मान लीजिए कि डेल्टा 1 आ गया 5, डेल्टा 2 10, डेल्टा 3 20, सबसे पहले डेल्टा निकाल लेना। डेल्टा माजे 5 आ गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आ गया, तो अब फार्मूला में रख के वैल्यू निकाल लो। जैसे x का फार्मूला हो गया डेल्टा 1 बाई डेल्टा, तो 5 बाई 5 1 आंसर। इसी प्रकार से y निकाल लो, z निकाल लो। पहले चारों डेल्टा इन फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाल ले। चारों डेल्टा एक बार जब आंसर आ जाए तो आप इससे एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। ये था क्रेमर रूल के अनुसार एक्स वाई जेड निकाल लेना। लेकिन हमेशा ही ऐसा जो क्वेश्चन होता है, हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। कभी आंसर आता है, कभी आंसर ना आता है। 3 तरह के केस होते हैं जो आप क्लास 10 में पढ़े थे, वही तीनों केस। एक होता है कि नो सॉल्यूशन, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे क्लास 10 में आप पढ़े थे कि अगर इक्वेशंस ऐसे रहे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, टू वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो ऐसे इक्वेशंस के लिए 3 तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताया गया था। एक कहा गया था कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, तो इसमें होता था आपका कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये वो रूल है जो क्लास 10 में पढ़े थे। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। एक और होता था
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसके लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और एक होता था इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन, जिसमें रूल था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपको याद आ रहा होगा कि क्लास 10 में पढ़े हुए हो कि ऐसे लीनियर इक्वेशन जब दिए जाते थे तो 3 तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते थे। एक वो जिसमें आंसर न हो, तो आंसर न हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। जब आंसर न हो तो इनकंसिस्टेंट, और जब आंसर रहे तो आंसर रहने पर क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। आंसर रहे तो कंसिस्टेंट, आंसर न रहे तो इनकंसिस्टेंट। आंसर न है तो इनकंसिस्टेंट, आंसर है तो कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है यानी आंसर है तो उसमें भी 2 केस। एक केस होता था यूनिक आंसर, यूनिक आंसर यानी एक आंसर, और एक होता था आंसर रहे लेकिन इनफाइनाइट, अनेक आंसर, एक आंसर अनेक आंसर। तो यूनिक आंसर, एक आंसर का कंडीशन ये क्लास 10 में बताया गया। अनेक आंसर, मेनी आंसर का कंडीशन क्लास 10 में ये बताया गया। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये बताया गया। ये था इनके लिए। तो जैसे ये 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन के लिए 3 केस होता था, ये सब कि कब एक आंसर होगा, कब अनेक आंसर होगा, कब आंसर ना होगा। ऐसा ही याद रखो कि यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन दिया गया वो 3 तरह का पिछले क्लास में बताया गया था कि ऐसा ग्रुप ऑफ इक्वेशन जिसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 तरह के क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक आंसर ना हो, तो जब आंसर ना हो तो उनका नाम क्या कहना है, इनकंसिस्टेंट। जिसमें आंसर ना हो वो इनकंसिस्टेंट। और जब आंसर रहे हैविंग सॉल्यूशन यानी आंसर रहे तो उसका नाम कंसिस्टेंट देना है। अब कंसिस्टेंट भी दो तरह के, जब एक आंसर हो, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक आंसर हो तो ये, और एक हो गया मेनी आंसर। तो पहले जो क्लास 10 में ऐसे कंडीशन हम लोग रखते थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वो पिछले क्लास में हमने बताया था कि इनके लिए यहाँ का नया मेथड ये होता है। यूनिक सॉल्यूशन हो तो डेल्टा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ऑल डेल्टा 0। और हो गया नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा तो 0 बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 नॉट 0। क्लास 10 वाला मैटर मिटा दे रहे हैं। जो हम लोग को 12 में पढ़ना है उसी पर फोकस करें। 12 के अनुसार ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर दिया जाए और नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए, आंसर का नेचर पूछा जाए या कंसिस्टेंसी पूछा जाए कि ये क्वेश्चन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है मतलब इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में भी कैसा है, एक आंसर कि अनेक आंसर। तो इसके लिए जांचने का तरीका ये होता था, अगर इस क्वेश्चन का डेल्टा, चारों तरह का डेल्टा बता चुके हैं, कैसे क्या लिखना है वो समझाया जा चुका है पिछले दिन भी, आज भी अभी रिपीट कर दिए। अब इसमें अगर दिए गए क्वेश्चन का डेल्टा आया नॉट 0 तो हम लोग कहते हैं कि वैसा क्वेश्चन होगा कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन वाला। और ऐसी स्थिति में आंसर इस फार्मूला से निकाल लेना है, ये वाला फार्मूला में डिनोमिनेटर का डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तब आपका क्रेमर रूल के अनुसार आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी अब हम इनको ना बता के कंसिस्टेंसी के बारे में बताना चाह रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट उसके बारे में। तो ये ऐसा क्वेश्चन का डेल्टा अगर नॉट 0 रहा तो कहेंगे कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन वाला। और अगर क्वेश्चन का सारा डेल्टा 0 हो गया, ऑल डेल्टा 0, तो कहेंगे कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन का डेल्टा
0 रहा, लेकिन बाकी 3 डेल्टा ऐसा हो जिसमें से कोई नॉट इक्वल टू 0। इफ डेल्टा तो 0 बट एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0। कोई इनमें से ऐसा हो जो नॉट 0, सब 0 हो जाए तो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये 0 हो और इनमें से कोई ऐसा हो जो नॉट 0, तो हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो जैसे किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि चेक करना हो कंसिस्टेंसी, तो एक एक करके चारों डेल्टा निकालना शुरू करो। जैसे जैसे 0 आते जाएगा प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा, 0 आना बंद हो जाएगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। जैसे किसी क्वेश्चन का डेल्टा निकाले, किसी क्वेश्चन का डेल्टा निकाले 8 आ गया, 8 आ गया तो कहेंगे ऐसा, ऐसा तो कहेंगे वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन वाला। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में डेल्टा रह गया ऐसा, तो डेल्टा 0 यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है, दोनों जगह मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अभी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि वो क्वेश्चन ये केस है कि वो केस है। तो इस स्थिति में अब अगला डेल्टा निकालो, अगला डेल्टा 1 निकालो। मान लीजिए कि उसका 0 के अलावे आ गया, 0 के अलावे आ गया तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ये डेल्टा 0 और कोई ऐसा डेल्टा है जो नॉट 0, डेल्टा 0 और इनमें से कोई ऐसा जो नॉट 0। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या मानेंगे? इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। लेकिन संजोग से अगर ये भी 0 आ गया तो इस स्थिति में हम लोग अगला डेल्टा, मान लीजिए वो 8 आ गया, तो 8 आ गया तो डेल्टा 0 एंड डेल्टा 2 नॉट 0, तो ये फिर से हो गया नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये भी 0 आ गया तो इस स्थिति में अगला डेल्टा निकालो, डेल्टा 3, मान लीजिए 10 आ गया तो कहेंगे डेल्टा तो 0 और कोई डेल्टा ऐसा है जो नॉट 0, डेल्टा जो ऐसा है नॉट 0, तो इस स्थिति में नो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन संजोग से अगर ये भी 0 आ गया, ऑल डेल्टा 0 हो गया, ऑल डेल्टा 0 हो गया तो क्या मानेंगे? कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। तो क्वेश्चन क्लास 10 में जैसे 3 तरह का पढ़ते थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यहाँ भी पढ़ना है। बस फर्क ये है कि पहले 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होता था, अब है ज़्यादातर केस में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दिए जाएंगे और इस तरह के केस में आपको कंसिस्टेंसी चेक कर लेना है। तो इसके नियम के अनुसार आपको बना देना है। अब इसमें एक रूल और होता है, इस इक्वेशन को कहा गया है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। एक और होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें इक्वेशन में हर टर्म का पावर एक जैसा, जैसे 2x + 3y = 5, तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसमें 1 पावर, इसमें 1 पावर, लेकिन यहाँ पर हो गया 0 पावर, तो ये होमोजीनियस नहीं है, यानी ये कैसा है? नॉन होमोजीनियस माना जाएगा। तो मेनली हम लोग को अभी जानना है होमोजीनियस के बारे में। तो ये होमोजीनियस नहीं है चूँकि 1 पावर वहाँ का पावर 0 है। अगर हम ऐसा ले 2x + 3y = 0, तो यहाँ इक्वेशन में 2 ही टर्म है और दोनों ही टर्म का पावर 1, चूँकि सेम पावर है इसलिए कहा जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हम ऐसे लें 3x² - 7xy + 5y² = 8x, 2 पावर 1 एंड 1 2 पावर ये 1 पावर, 2 पावर 2 पावर 2 पावर और यहाँ 1 पावर। चूँकि पावर बदल गया इसलिए ये होमोजीनियस नहीं मानेंगे। तो होमोजीनियस होने के लिए सबका पावर सेम होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे दे दें तो ये भी होमोजीनियस माना जाएगा, 2 पावर 2 पावर 2 पावर। ये होमोजीनियस हुआ 1 पावर में, ये होमोजीनियस हुआ 2 पावर में,
इसी प्रकार से होमोजीनियस 3 पावर में भी ले सकते हो। ये 3 पावर 1 और 2 3 पावर, यहाँ भी 3 पावर, जितने भी टर्म हैं सब 3 पावर। तो होमोजीनियस ये 1 पावर में, 2 पावर में, 3 पावर। एक बात और, ये अभी दिखाया जा रहा है 2 वेरिएबल, हो सकता है 3 वेरिएबल रहे। इसी में हम अगर यहाँ पर बढ़ा दें z, तो 3 पावर है पूरा में और वेरिएबल भी 3 है। यहीं पर हम कुछ और बढ़ा दें एक वेरिएबल, अगर तो ये 2 पावर में होमोजीनियस, लेकिन वेरिएबल कितने? 3 है। तो होमोजीनियस का मतलब याद रखें पूरा में पावर सेम होना चाहिए, चाहे वो 2 पावर पूरा में हो, 1 पावर हो या 3 पावर हो। वेरिएबल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं। तो अभी अब देखा जाए ये इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस? तो ये कहेंगे नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये 1 पावर और यहाँ का पावर कितना माना जाएगा? 0। यहाँ का पावर 0, 1 पावर, ये है 0 पावर। तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो यानी कि अभी तक जो हम लोग सीखे हैं वो नॉन होमोजीनियस के लिए सीखे हैं, नॉन होमोजीनियस का। अब हम लोग को पढ़ना है होमोजीनियस इक्वेशन। तो जैसे इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है इसको हटा दो, कांस्टेंट टर्म हटा दो। अब 1 पावर 3 टर्म है और तीनों 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, यहाँ भी। तो ऐसा इक्वेशन माना जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें भी अगर हम देखें तो अभी तो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन इसको होमोजीनियस बना देते हैं। अगर हम d1 d2 d3 का वैल्यू 0 ले लें तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? होमोजीनियस इक्वेशन। याद रखें कि जब d1 d2 d3 था, जब क्वेश्चन में d1 d2 d3 था तो क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। जब d1 d2 d3 था तो 3 तरह का, एक हो गया यूनिक आंसर, एक हो गया इनफाइनाइट आंसर और एक हो गया नो आंसर। आंसर नहीं हो, बहुत सारे आंसर हो, एक ही आंसर हो। 3 तरह का केस पढ़ा गया तब जब यहाँ d1 d2 d3 हो। लेकिन अगर क्वेश्चन होमोजीनियस है तो याद कर लो कि इसमें हमेशा ही एक आंसर जरूर होता है, और कोई हो या ना हो वो आंसर इतना जरूर होता है 0 0 0, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो। होमोजीनियस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, इसलिए तीनों के बारे में लिखे। 2 वेरिएबल रहता तो 2 के बारे में लिखते। होमोजीनियस में एक आंसर रटा रटाया होता है 0 0 0। ये हमेशा ही आंसर इसका होता है, आप निकालो ना निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 0 0 0 रख करके देखो, सेटिस्फाइड हो जाएगा। रख करके देखो x0 y0 z0, x0 y0 z0, 0 आ जाएगा। x0 y0 z0, 0 आ जाएगा। x0 y0 z0, 0 आ जाएगा। तो चूंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस का एक आंसर रटा रटाया होता है। कितना? 0 0 0। देख लो कि ये 0 0 0 क्या यहाँ भी सेटिस्फाइड है? अगर x0 ले लो, y0 ले लो, z0 ले लो तो 0 0 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमेशा ही एक आंसर होता है। चूँकि ये आंसर ऐसे क्वेश्चन के लिए, होमोजीनियस के लिए बिना बनाए आंसर आ जा रहा है, ट्रायल से आ जा रहा है, गेस करके निकाल ले रहे हैं, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को कहा गया ट्रिवियल सॉल्यूशन।
0 0 0 is called trivial solution। चूंकि ऐसे क्वेश्चन में ये आंसर 0 0 0 बिना बनाए आ रहा है, ट्राई करके आ रहा है, गेस करके आ रहा है, बनाना नहीं पड़ा, इसलिए इस सॉल्यूशन को कहा गया ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी कि जब D1 D2 D3 था तो क्वेश्चन 3 तरह के थे। D1 D2 D3 रह जाने पर, कोई अगर नंबर रह गया यहाँ पर तो 3 तरह का क्वेश्चन था कि एक आंसर होगा, अनेक आंसर होगा, आंसर नहीं होगा, 3 तरह का केस था। लेकिन जब क्वेश्चन होमोजीनियस हो गया, D1 D2 D3 0 ले लिए, जब क्वेश्चन होमोजीनियस हो गया तो एक आंसर हमेशा होगा और वो हमेशा रटा रटाया आंसर कितना 0 0 0। चूंकि ये हमेशा आंसर है तो उसको कहा गया ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसमें ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन याद रखोगे कि हमेशा ही क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये वाला केस वैलिड नहीं होता है। जब होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसमें इनकंसिस्टेंट का केस होता ही नहीं है। चूंकि इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या था, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन न रहना चाहिए। जबकि हम लोग देख सकते हैं कि अगर होमोजीनियस है तो और कोई आंसर हो या ना हो, ये तो रटा रटाया आंसर है 0 0 0। तो चूंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा ये होगा, हमेशा ये रहेगा ही, यानी आंसर कुछ न कुछ है, तब तो नो सॉल्यूशन का बात ही खत्म हो गया। सॉल्यूशन चूंकि है और जब सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यानी कि ये वाला केस होमोजीनियस का केस ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो तब हम लोग जो संभव न है इनके लिए वो अगर हटा के लिखें तो अब कह सकते हैं कि ऐसा वाला क्वेश्चन हमेशा ही क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी आंसर होगा ही, और कोई हो या ना हो ये तो रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा कंसिस्टेंट। अब चूंकि हमने बताया क्रेमर रूल में कि कंसिस्टेंट भी कितने तरह के, 2 तरह के, एक आंसर अनेक आंसर। तो इसमें कैसे जानेंगे कि ये एक आंसर वाला है कि अनेक आंसर वाला है, तो उसको भी लिखा हुआ है यहाँ पर। एक आंसर का कंडीशन, यूनिक का कंडीशन डेल्टा नॉट 0, और मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन ऑल डेल्टा 0। ऑल डेल्टा 0 तो कहेंगे मेनी सॉल्यूशन। लेकिन स्पेशली होमोजीनियस के केस में कहा गया कि अगर आंसर यूनिक रहा, यूनिक यानी एक रहा, तो वो एक आंसर कौन होगा, वो एक आंसर हमेशा ये होगा 0 0 0। ये 0 0 0 हमेशा आंसर होता है, और वो चूंकि हमेशा आंसर होगा तो यूनिक अगर रहना होगा एक आंसर, तो वो एक आंसर तो रटा रटाया है, जिसको कहा जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में हम लोग होमोजीनियस के केस में इसको कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ना बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हैविंग यूनिक सॉल्यूशन के बदले ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। जैसे कोई कहे कि दिया गया सिस्टम में ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो ट्रिवियल कब आएगा, ट्रिवियल यानी ये 0 0 0 कब आएगा, जब डेल्टा नॉट 0, डेल्टा नॉट 0 में यूनिक, और वो यूनिक यानी एक आंसर रटा रटाया कितना, ये वाला हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इनफाइनाइट आंसर भी होते हैं। तो इनफाइनाइट आंसर कब होगा, जब ऑल डेल्टा 0, तो ऑल डेल्टा भी इसका निकाला जाए मेनी आंसर के लिए। तो ऑल डेल्टा में
इसका ध्यान से देखो, D1 D2 D3 कितना है 0। तो अगर हम D1 का वैल्यू 0 ले लें, D2 0 ले लें, D3 0 ले लें, तो ये तो 0 आ गया। D1 D2 D3 0। यहाँ सॉरी, इसमें एक गलत उतारे हैं, यहाँ पर होना चाहिए था D1 D2 D3 डेल्टा 3 में। तो यहाँ पर जो है आपका ये 0 ये 0 ये 0, तो फाइनली ये भी कितना हो गया 0 हो गया। ये 0 ये 0 ये 0, तो ये भी 0। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, यानी जब जब क्वेश्चन होमोजीनियस रहेगा तब जब क्वेश्चन होमोजीनियस रहेगा तब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि उसका D1 D2 D3 का वैल्यू कितना है 0। तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि ये श्योर हो गया कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हम लोग होमोजीनियस के केस में निकाले या ना निकाले, D1 D2 D3 0 होने के कारण ये ऑलवेज 0 होगा। तो जब ऑलवेज 0 होगा तो तब उसको नेगलेक्ट करो, इसको नेगलेक्ट किया जाए, क्योंकि वो तो 0 होगा ही, निकाल लो या ना निकाल लो। तो अब अगर हम लोग इस केस को हटा दें, चूँकि ऑलरेडी ये सब 0 है, तो अब हमारे पास होमोजीनियस के केस में चूँकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 हो गया है, तो अकेले बचा कौन डेल्टा। अब ये डेल्टा दो तरह के नंबर हो सकते हैं, या तो 0 ना होगा या 0 होगा। या तो डेल्टा का वैल्यू 0 रहेगा या 0 ना रहेगा। तो अगर डेल्टा नॉट 0 रहा तो उसको हम लोग जो यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे उसके बदले नाम अब क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इस स्थिति में इनके अलावे भी आंसर होंगे। ये तो आंसर है ही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी इनके अलावे और भी आंसर होंगे। तो एक लाइन याद रखोगे कि अदर देन 0 0 0 सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो 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 को क्या बोलना है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इनके अलावे में अदर देन 0 0 0 सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो डेल्टा नॉट 0 पर अगर डेल्टा निकाले तो दो ही केस आएगा, या तो नॉट 0 या 0। अगर नॉट 0 आया तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस होगा जिसमें आंसर केवल कौन होगा, ये वाला ट्रिवियल वाला, ट्रिवियल यानी ये वाला। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का डेल्टा मेरा 0 आ गया तो बाकी डेल्टा तो पहले से ही इसका 0 है, डेल्टा 0 आ गया, बाकी डेल्टा पहले से 0, यानी ऑल डेल्टा 0, तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना बोल करके यहाँ पर उसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब 0 0 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब अदर देन 0 0 0, अदर देन 0 0 0 सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल कब मिलेगा, जब डेल्टा 0, और डेल्टा नॉट 0 तो क्या मिलेगा, ट्रिवियल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को दिया जाए और ये कहा जाए कि चेक करके बताओ कि ये दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिवियल का केस है कि नॉन ट्रिवियल का, ज़्यादातर इस्तेमाल नॉन ट्रिवियल का होता है।
ज़्यादातर इस्तेमाल नॉन ट्रिवियल का। तो इसमें ट्रिवियल, डेल्टा नॉट ज़ीरो, ट्रिवियल यानी कि 0 0 0, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 0 है। एक्स वाई जेड 0 0 0, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड का वैल्यू नॉट 0 0 0 0 0, तो ट्रिवियल 0 0 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन। अदर देन 0 0 0 सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। 0 0 0 के अलावे, उसके इक्वल न रहे, इसके अलावे रहे, तो इनके ये है तो ट्रिवियल, इनके अलावे है तो उसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल। और ये नॉन ट्रिवियल में एक और दो आंसर नहीं मिलते, वो कितने आंसर मिलेंगे? इनफाइनाइट आंसर होंगे। तो हम लोग कैसे जानेंगे? कोई दिया गया क्वेश्चन ट्रिवियल का केस है कि नॉन ट्रिवियल का केस है, तो वो जांचने के लिए तरीका है डेल्टा निकालो। डेल्टा नॉट ज़ीरो तो वो ट्रिवियल का केस, यूनिक आंसर, और वो यूनिक आंसर रटाया ट्रिवियल वाला, यानी इतना। लेकिन अगर किसी का डेल्टा निकाल के आ गया 0 0 यानी अनगिनत आंसर, अनगिनत में ये वाला तो रहेगा ही 0 0 0 तो हमेशा आंसर, लेकिन अनगिनत में 0 0 0 के अलावे वाले भी आंसर मिलेंगे। उन अनगिनत आंसर को नाम क्या देना है? नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल है कि ट्रिवियल है, ये जांचने के लिए निकालना क्या पड़ेगा? डेल्टा। अब जैसे इसी क्वेश्चन का हम लोग डेल्टा निकाल करके देखें। इस क्वेश्चन का डेल्टा अगर लिया जाए, जानना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ट्रिवियल का केस है कि नॉन ट्रिवियल का केस है, तो डेल्टा निकाला जाए। तो डेल्टा का वैल्यू 5 3 2 -4 -5 -3 3 7 4। एक उपाय है कि डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर दो, 2 ऑर्डर में तोड़ के। दूसरा उपाय थोड़ा प्रॉपर्टीज लगा दो। मान लीजिए हमने रूल लगाया, कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 में प्लस कर दिए कॉलम नंबर 3 को, कॉलम नंबर 1 में प्लस किए कॉलम नंबर 3 को, और प्लस कर दिए डबल ऑफ कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 में बदलाव कर रहे हैं। बदलाव कैसा? तो पहले कॉलम वाले में, कॉलम 1 में 3 जुड़े और इसका डबल माइनस, तो चेक करके देखा जाए नया वाला डेल्टा क्या बनेगा। तो जब इसमें C3 जुड़े फिर इसका डबल घटे, तो ये जुड़ के 8 और इसका डबल 8, यानी हो गया 0। जुड़ करके 10 और इसका डबल फिर से प्लस करो, तो 10 प्लस में और ये माइनस में 10, 0 हो गया। ये जुड़ करके हो गया 6 और इसका डबल प्लस और करो, यानी 0। बाकी मेंबर भी उतार दो। तो चूँकि ये 0 0 0, इसलिए डेल्टा का आंसर 0। चूँकि ये क्वेश्चन का डेल्टा कितना आ गया? 0 आ गया। डेल्टा 0 आ गया तो आंसर कितने सारे होंगे? इनफाइनाइट आंसर होंगे। इनफाइनाइट आंसर, जिसको इनफाइनाइट आंसर न बोल के इस स्थिति में बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी ये जो केस हुआ क्वेश्चन का, वो ट्रिवियल नहीं है, वो नॉन ट्रिवियल का केस है, चूँकि डेल्टा 0 है। और ऐसे सिचुएशन में नॉन ट्रिवियल में आंसर कितने मिलेंगे? अनगिनत मिलेंगे, और वो अनगिनत आंसर 0 0 0 के अलावे वाले। ये हम जानबूझ करके ऐसा कुछ क्वेश्चन लिए हैं कि डेल्टा 0 आ गया है। हम एक आध दो आंसर चेक करके भी दिखा देते हैं अनगिनत में से कि वो ये वाला तो आंसर हमेशा होता है,
0 0 0 के इक्वल न रहे वैसा आंसर, जैसे x का वैल्यू 1, y 2, z का वैल्यू 1, ये रख करके देखो 1 2 1 रख करके देखो, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। 1 2 1 0 बना रहा है। यहाँ भी रख के देखो 1 2 और 1, तो ये 1 रखेंगे तो 3, 1 रखेंगे 7 10, और ये भी बन गया 2 से इंटू करने पर 10, 0 आ रहा है। ये 1 2 1 यहाँ भी रखा जाए तो 1 रखो यहाँ 2 रखो, ये भी 0 आ रहा है। तो देख सकते हो कि ये सेटिस्फाइड है। तो ये तो एक आंसर है, हम चाहें तो आंसर ये भी ले सकते हैं। टू 4 2 रख करके देख लो, ये आंसर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे आप 2 रखो तो ये हो गया 10, ये भी 2 रखना है तो 10 और 6 16, और ये रखना है 4, 0 आ रहा। चेक करोगे तो ये भी सेटिस्फाइड तीनों में हो जाएगा। ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, एक्चुअली में ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। ये सेटिस्फाइड हो है, वेयर के इज एनी रियल नंबर, के कुछ भी ले सकते हो। जैसे के का वैल्यू आप 0 ले लो तो 0 रखोगे तो आ जाएगा 0 0 0, तो 0 0 0 तो सेटिस्फाइड था। के का वैल्यू 1 ले लो तो 1 लोगे तो ये आ गया। के का वैल्यू 2 ले लो तो ये आ गया। पहले देख लो कि ये सेटिस्फाइड है कि नहीं। के 2k और के, यहाँ के 2k और के रखो, तो अगर रखा जाए के 5k -4 इंटू 2k 3k 0 आ जाएगा। 8k प्लस में 8k माइनस में, यहाँ भी रखो 3k -5 इंटू 2k प्लस 7k, ये हो गया 10k प्लस में 10k माइनस में 0, यहाँ रखो 2k -3 इंटू 2k प्लस 4k इक्वल टू 0, 6k और 6k। x का वैल्यू के लिए, y 2k और z के लिए, तो ये चेक करने पर यहाँ सेटिस्फाइड है। चूँकि ये तीनों जगह सेटिस्फाइड हो गए, तीनों इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये x y z आंसर है इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के आंसर है। अब ये आया कैसे आंसर, तो उसके लिए अलग तरीका है, उसके लिए भी प्रोसेस दिखाया जाता है। तो जब ये आंसर ट्रू हो गया तो k का वैल्यू 1 रख दो, ये आ गया। k का वैल्यू 2 रख दो, ये आ गया। k का वैल्यू √2 ले लो, √2 ले लो तो ये हो गया। तो k का वैल्यू 1000 रखो, 10,000 रखो, k का वैल्यू बदलते जाओ। दुनिया में k के वैल्यू का कोई कमी है नहीं, तो k बदलते जाओगे, नया नया XYZ मिलते जाएगा। चूँकि ये खुद XYZ यहाँ ट्रू हो रहा है, इसलिए इससे निकाले गए सारे आंसर भी वहाँ पर ट्रू होंगे। तो ये केस हो गया कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर XYZ के कितने सारे आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना बोल के उसको क्या बोलना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक का नाम हो गया ट्रिवियल, यूनिक का नाम ट्रिवियल, ट्रिवियल यानी 0 0 0 जी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही नाम हो गया नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल यानी नॉट 0 0 0, 0 0 0 के अलावा। कब वो होगा, कब ये होगा, तो ये जानने का तरीका डेल्टा, डेल्टा 0 तो नॉन ट्रिवियल, और अगर डेल्टा नॉट 0 तो ट्रिवियल यानी केवल ये, और अगर ये आ गया तो अनेक आंसर। जैसा कि अभी के क्वेश्चन में डेल्टा जब निकाला गया तो 0 आ गया, यानी डेल्टा 0 तो इनफाइनाइट आंसर यानी नॉन ट्रिवियल। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि इसमें एक आध वैल्यू कोफिशिएंट जो बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, एक आध कोफिशिएंट, जैसे ये 2 था, ये 2 हटा के लैम्डा दे दिया, लैम्डा, और कह दिया जाएगा कि लैम्डा के वैल्यू को निकालो, ये मानते हुए कि दिस सिस्टम हैज़
non-trivial solution. This system has non-trivial solution. तो लैम्डा के वैल्यू को निकालो। तो हम लोग कहेंगे इस स्थिति में बनाते समय ऐसे, since ever system of equation have non-trivial solution, above system of equation have non-trivial solution, therefore डेल्टा कितना 0, therefore डेल्टा 0। तो डेल्टा 0 लेके चलो, 0 उतार दिए, डेल्टा का वैल्यू 5 3 लैम्डा -4 5 -3 7 4 ये आ गया। अब बताओ इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है? लैम्डा। थोड़ा सा सोल्व करो, लैम्डा में एक इक्वेशन आ जाएगा, सोल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो गया कि अगर पहले से इक्वेशन दिया हुआ हो तो कहेगा चेक करो कि ट्रिवियल कि नॉन ट्रिवियल, तो डेल्टा निकाल के पता लगा लो। लेकिन कभी कभी कहेगा यहाँ नॉन एक दे करके कि ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल का केस रहा हो तो लैम्डा निकालो। तो दिस सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डेल्टा 0 ले करके आगे बढ़ा दो, लैम्डा निकल जाएगा। अब जब लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, माज बनाते बनाते आंसर आ गया 2, माज बनाते बनाते आंसर 2 आ गया, तो आगे कहा जाएगा कि ये लैम्डा आया है किसके लिए? नॉन ट्रिवियल के लिए। नॉन ट्रिवियल यानी इनफाइनाइट आंसर के लिए। तो कहेगा अब वो इनफाइनाइट आंसर निकालो। तो करना क्या है कि जब लैम्डा आ गया तो ये लैम्डा का वैल्यू वहाँ पहले अब रख दो। सेकेंड पार्ट बता रहे हैं, लैम्डा रख देने के बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो मान लीजिए हम लैम्डा का वैल्यू 2 आया और 2 यहाँ रख दिए, 2 रख दिए। अब इक्वेशन मेरा तैयार है। इसमें हमको जानना है आंसर, इनफाइनाइट आंसर जानना है। कौन सा आंसर? जो थोड़ा देर पहले हम लिखे थे कि ये कैसे आया, ये अनगिनत आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निकला कैसे उसका डिटेल अब बताने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है उसके लिए प्रोसेस है। आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = अगर 0 रहे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फार्मूला क्लास 10 में पढ़े हैं x y y बाई 1y। तो फार्मूला होता था x बाई b1 c2 माइनस x बाई b1 c2 b2 c1, y बाई c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बाई यहाँ x तो x, y तो y, यहाँ छिपा हुआ है 1 तो 1 बाई कितना, तो ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 a2 b1। तो ये क्लास 10 में आप लोग पढ़ के आए हैं शुरुआत चैप्टर में। अब थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जहाँ पर आप x y देख रहे हो, यहाँ 1 था, x वाला y वाला 1 था तो 1 वाला। अब के क्वेश्चन में मान के चलो कि ऐसे रहेगा, z रहेगा। तो अगर यहाँ z रहेगा तो आपको करना क्या है कि यहाँ z लिख देना। तो x बाई y बाई z बाई, ये जो क्लास 10 में आप पढ़ के आए हैं उसी का इस्तेमाल करना है। तो तब अगर हम लोग ये 2 इक्वेशन के लिए वैलिड है तो ऐसा करो, इन तीनों में से जो इच्छा वो 2 चुनो और ये रूल लगा दो। तो देयरफॉर
फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए ये थोड़ा मिटा दे रहे हैं। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स बाई, तो एक्स बाई कितना -4 इंटू 7 -3 इंटू -5 वाई बाई 3 इंटू 3 -3 इंटू 3 5 इंटू 7 एक्स बाई हो गया -4 इंटू 7 -4 इंटू 7 3 इंटू -5, वाई के लिए हो गया 3 इंटू 3 5 इंटू 7, जेड के लिए क्या होगा 5 इंटू -5 5 इंटू -5 -4 इंटू 3। अब अगर हम लोग देखें तो रिज़ल्ट एक्स बाई -28 +15 वाई बाई 9 -35 जेड बाई -25 +12, ये आगे बना के एक्स बाई 13 माइनस में वाई बाई -26 जेड बाई -13। ये 13 26 13 का कुछ न कुछ एलसीएम होगा। एलसीएम 13 26 13 का आ रहा है 26। ऐसा करो 26 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि माइनस भी हटाने के लिए -26 से पूरा में इंटू करो, -26 से पूरा में इंटू किया जाए, या ऐसे करो इसको -13 कॉमन लेके काट दो, तो -13 कॉमन लेके काट दो तो ये हो गया x बाई 1 वाई बाई 2 जेड बाई 1। काटने पर -13 से काटने पर x बाई 1 वाई बाई 2 जेड बाई 1, तो पता लगा कि ये तीनों इक्वल है। ये तीनों कितना के इक्वल है नहीं पता है, तो हम लोग मान लिए कि ये तीनों इक्वल है और ये इक्वल है के। इक्वल आया, हमने मान लिया कि ये तीनों इक्वल है के, वेयर के इज़ एनी नंबर। तो तब तो यहाँ पर से x बाई 1 इक्वल टू के इम्प्लाइज x इज इक्वल टू के, y बाई 2 इक्वल टू के, तो 2 उधर ले जाओ तो y का वैल्यू 2 के, z बाई 1 इक्वल टू के, तो z का वैल्यू के। अब के कितना, तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आंसर ये आया कि अगर 0 ले लो तो आंसर 0 0 0, 1 ले लो के का वैल्यू, तो आंसर हो गया 1 2 1, जो थोड़ा देर पहले चेक करके दिखा चुके हैं कि ये सब इसमें सही है। एक बात और, ये आंसर निकाला गया 1 और 2 का इस्तेमाल करके। आप चाहें तो 1 और 3 का इस्तेमाल करें, 2 और 3 का इस्तेमाल करें, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की एक तो ऐसा क्वेश्चन दे करके पूछा जाएगा, चेक करो कि वो केस ट्रिवियल का है कि नॉन ट्रिवियल का। तो आपको दोनों ही स्थिति में डेल्टा निकालना। 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे, तो ऐसे डेल्टा 0 रहने पर इनफाइनाइट, नॉन ट्रिवियल यानी इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट आंसर कौन कौन होगा, तो वो निकालने का तरीका ये। और अगर आ गया डेल्टा नॉट 0 तो ट्रिवियल, ट्रिवियल में तो रटा रटाया केवल ये, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये हो गया केस आपका एक। और एक क्वेश्चन इसमें होता है कि यहाँ पर अननोन लैम्डा दे देगा, कहेगा लैम्डा निकालो, तो लैम्डा निकालो तो डेल्टा 0 लेके चलो, डेल्टा 0 लेके चलो और लैम्डा निकाल।
अब एक लास्ट केस और होता है इसमें थ्योरी का, इससे रिलेटेड, वो भी देख ले, ख़त्म हो जाएगा। अभी क्या है, होमोजीनियस 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी बताया, हमेशा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में भी 2 केस, ट्रिवियल कि नॉन ट्रिवियल, मतलब यूनिक कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसके लिए डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन, इसका निकालने पर डेल्टा 0 आ गया था, यानी कि ये क्या है, नॉन ट्रिवियल का केस है। अनगिनत आंसर, अनगिनत आंसर कैसे निकलेगा, तो क्लास 10 में जैसे बनाते थे वैसे करके निकाल ले, XYZ का वैल्यू K में कुछ आ जाएगा। ये हो गया होमोजीनियस के लिए। लेकिन एक केस और पढ़ना है, क्वेश्चन दिया जाएगा 2 वेरिएबल, अभी तो है 3 वेरिएबल, अब एक वेरिएबल Z हटा दी, Z हटा दी, यहाँ से भी Z हटा देते। अब देख सकते हो कि ये इक्वेशन 3 इक्वेशन, इक्वेशन 3 है, लेकिन वेरिएबल कितने, 2 है। 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन कंसिस्टेंट कहलाता है। एबव सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी हैविंग सॉल्यूशन इफ डेल्टा कितना, 0। अगर ऐसे क्वेश्चन का डेल्टा 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, उसका कंडीशन हो गया डेल्टा 0। डेल्टा कितना, तो डेल्टा ये वाला, जैसे ये वाला में हम जानना चाहते हैं 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आपको सिंपली इसका डेल्टा निकालना है। 532 -4 -5 -3 374, कॉलम नंबर 1 में प्लस करो कॉलम नंबर 3 को, इसका डबल भी प्लस कर दो। तो थोड़ा देर पहले हम इसी को सॉल्व किए थे, सॉल्व करके ये रूल लगाने पर ये वाला में प्लस करो, इसका डबल भी प्लस करो, 0 0 0 बाकी उतार दो, तो आंसर आ गया 0। चूँकि इस क्वेश्चन का डेल्टा 0 है, इसलिए माना जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी आंसर होना चाहिए। हाँ, इसमें ये पता लगा कि क्वेश्चन कंसिस्टेंट, आंसर कितना होगा ये पता नहीं लगा, इतना पता लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर होगा, कितना होगा, इसका कोई जानकारी इस मेथड में नहीं मिला। तो इसके लिए एक और मेथड भी है, लेकिन जनरली डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर थ्योरी यही है, इसी थ्योरी से हम लोग को बनाना होता है कि ऐसा क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि ना है, तो आप डेल्टा निकालें। 0 आ गया तो कहेंगे कंसिस्टेंट, जैसे इसमें। लेकिन अगर एक दूसरा मेथड कहा जाए, क्लास 10 मेथड जो क्लास 10 में पढ़ते थे उसके अनुसार, तो उसके अनुसार माना गया है कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी आंसर होना चाहिए। हाँ, इसमें ये पता लगा कि क्वेश्चन कंसिस्टेंट, आंसर कितना होगा ये पता नहीं लगा, इतना पता लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर होगा, कितना होगा, इसका कोई जानकारी इस मेथड में नहीं मिला।
तो इसके लिए एक और मेथड भी है, लेकिन जनरली डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर थ्योरी यही है, इसी थ्योरी से हम लोग को बनाना होता है कि ऐसा क्वेश्चन कंसिस्टेंट है कि ना है, तो आप डेल्टा निकालें, 0 आ गया तो कहेंगे कंसिस्टेंट, जैसे इसमें। लेकिन अगर एक दूसरा मेथड कहा जाए, क्लास 10 मेथड जो क्लास 10 में पढ़ते थे उसके अनुसार, तो उसके अनुसार माना गया है कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट यानी कि आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो आप किन्हीं दो को सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर निकालें। जैसे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट x1 y2, रख करके देखो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, रख करके देखो फर्स्ट सेटिस्फाइड है, सेकेंड में भी रख के देखो, सेकेंड में भी सेटिस्फाइड है। तो फर्स्ट सेकेंड सोल्व करके आंसर निकाल लो। अगर फर्स्ट सेकेंड से निकाला गया आंसर तीसरे में भी सेटिस्फाइड, फर्स्ट सेकेंड से निकाला गया आंसर तीसरे में भी ट्रू हो, सेटिस्फाइड करे, तो कहेंगे कि ये ऐसा आंसर है जो सब में सही है। सब में सही है यानी इस क्वेश्चन के लिए कुछ XY मिला जो पूरे सिस्टम को ट्रू बना रहा है, और वो XY कितना, तो 1 and 2 ऐसे आंसर है जो पूरे सिस्टम को ट्रू बना रहा है, यानी कि सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो तरीका क्लास 10 का यही हुआ कि किन्हीं दो का निकाला गया आंसर तीसरे में ट्रू होना चाहिए, तीसरे में ट्रू तो कहेंगे क्वेश्चन इज कंसिस्टेंट एंड आंसर इज इतना। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेकेंड से निकालें, आप फर्स्ट और थर्ड से निकालें। फर्स्ट थर्ड से भी अगर निकालो तो फर्स्ट और थर्ड से सोल्व करो, फिर यही है, आप फर्स्ट में रख के देखो, थर्ड में रख के देखो, फर्स्ट थर्ड से ये है। अब इस आंसर को सेकेंड में चेक कर, सेकेंड में चेक करने पर ट्रू, कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो का सॉल्यूशन, तीन में से कोई दो का सॉल्यूशन यानी आंसर तीसरे में भी सेटिस्फाइड हो जाए तो कहा जाएगा कि सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और आंसर इज इतना। लेकिन ये हुआ क्लास 10 का मेथड। यहाँ का जो मेथड पढ़ना है, अगर कहे पता लगाओ कंसिस्टेंट है कि ना है, तो आपको सिंपली ये सब ना करना है। क्लास 12 के सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा तो उसका डेल्टा कितना होगा, 0 होगा। तो थोड़ा देर पहले इसका डेल्टा 0 ला के दिखलाएँ हो रहा था, यानी कि कंसिस्टेंट है। हाँ, अगर आंसर जानना है तो सोल्व करके आंसर निकाल लेना। ये हम लोग को क्रेमर्स रूल का सारा पार्ट ख़त्म हो गया। आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करें। थैंक यू।